आज के लेक्चर का टॉपिक है मुगलों का पतन, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। अभी तक हम लोग मुगलों के सम्राटों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। विभिन्न मुगल सम्राटों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब मुगलों का पतन किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में इस टॉपिक के तहत हम लोग चर्चा करेंगे। बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में की गई थी और इस राजवंश का सैद्धांतिक रूप से अंत 1858 ईस्वी में हुआ। अंतिम मुगल सम्राट इस राजवंश का बहादुर शाह जफर था। 1526 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का वैभव, शक्ति और गौरव कायम रहा। लेकिन 1707 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य का पराभव प्रारंभ हो गया। मुगल सम्राट 1748 ईस्वी के बाद निजाम, मराठों और अंत में अंग्रेजों की कठपुतली मात्र रह गई। अपने मध्यकाल में अर्थात शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य जो था ये अपनी भव्यता की चरम सीमा पर पहुंचा था। लेकिन औरंगजेब के काल में यह डगमगाने लगा और शीघ्र ही मुगल साम्राज्य जो था वो छिन्न भिन्न हो गया। क्यों हो गया, क्या कारण थे, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो अब बात करते हैं मुगलों के पतन के कारणों के विषय में। मुगलों के पतन के लिए कोई एक कारण नहीं था जिसकी वजह से मुगलों का पतन हुआ, अपितु इसके मूल में अनेक सारे कारण निहित थे जिनकी वजह से मुगलों का पतन हुआ। अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। सबसे पहला कारण था स्वेच्छाचारी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था मुगलों की। मुगल शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी और केंद्रीकृत थी। स्वेच्छाचारी केंद्रीकृत शासन के अंतर्गत समस्त शक्तियां जो हैं वो सम्राट के अंदर निहित हुआ करती हैं, उसके हाथ में केंद्रित रहती हैं। शासन का संचालन जो था वो केंद्र के माध्यम से ही हुआ करता था और ऐसी शासन व्यवस्था में साम्राज्य की सुरक्षा के लिए योग्य और कुशल सम्राट की आवश्यकता होती है। लेकिन औरंगजेब के बाद मुगल राजवंश में जितने भी शासक हुए वो सारे के सारे शासक अयोग्य सिद्ध हुए। उनमें विशाल साम्राज्य को सुरक्षित बनाए रखने की क्षमता ही नहीं थी, जबकि यह साम्राज्य जो था वो सम्राट के हाथों में केंद्रित हुआ करता था और सम्राट ही कमजोर सिद्ध होने लगे तो उनके अंदर इस साम्राज्य को सुरक्षित बनाए रखने की क्षमता ही नहीं थी। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में मुगल साम्राज्य का जो पतन था वो अवश्य संभावी हो गया। दूसरा कारण उत्तरकालीन मुगल बादशाहों की असहिष्णुता की नीति। असहिष्णुता की नीति भी जो थी वो मुगलों के पतन का कारण बनी। मुगल सम्राट अकबर के बारे में अभी हमने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा है। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को लागू किया था। अकबर ने सुलह कुल की नीति को अपनाया था और एक सशक्त साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन अकबर के जो उत्तराधिकारी हुए बाद में, उन उत्तराधिकारियों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का परित्याग कर दिया और सुलह कुल की नीति का भी परित्याग कर दिया।
सर्वप्रथम असहिष्णुता की नीति का बीजारोपण जो हुआ वो जहांगीर के शासनकाल में हुआ। इसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहां आए। शाहजहां के शासनकाल में यह नीति और अधिक असहिष्णु हो गई। शाहजहां के बाद औरंगजेब के शासनकाल में असहिष्णुता की जो नीति थी उसने उग्र रूप धारण कर लिया था। औरंगजेब अनुदार और असहिष्णु सम्राट था और उसकी यही अनुदार नीति मुगल साम्राज्य के लिए घातक बनी। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने हिंदुओं के साथ बड़े अत्याचार किए। औरंगजेब की इस नीति के परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य ने राजपूतों की सहानुभूति को खो दिया। निसंदेह औरंगजेब के शासनकाल में ही राजपूतों, मराठों, जाटों, सतनामियों और सिखों के भयंकर विद्रोह हुए। ये सारे के सारे विद्रोह जो थे वो औरंगजेब की असहिष्णुता नीति का ही परिणाम थे। इस असहिष्णुता की नीति ने मराठों का उद्भव कर दिया। इस नीति के कारण ही, असहिष्णुता की नीति के कारण ही मराठों ने हिंदू स्वराज्य का आंदोलन प्रारंभ किया और अंततः मराठों के वीर शिवाजी ने विशाल मराठा साम्राज्य को स्थापित करने में सफलता हासिल की। तो जो असहिष्णुता की नीति थी उसने भी मुगलों के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला कारण था औरंगजेब के दीर्घकालीन युद्ध। औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। उसने अपने शासन के पहले 25 वर्षों में तो उत्तरी भारत के अंदर साम्राज्य की सुरक्षा और विद्रोहों का दमन करने के लिए युद्ध किए। इन 25 वर्षों के अंदर जो युद्ध किए गए उसमें काफी धन और जन की हानि हुई और अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष में औरंगजेब ने दक्षिण भारत में युद्ध किए। दक्षिण नीति के अंतर्गत हमने पढ़ा है अभी कुछ दिन पहले ही औरंगजेब के बारे में। इन युद्धों से भी मुगल साम्राज्य को भारी आघात पहुंचा। यद्यपि इन युद्धों में औरंगजेब को काफी सफलता मिली लेकिन उसे कोई लाभ नहीं हुआ। इससे युद्ध में विजय से साम्राज्य काफी विशाल हो गया जिससे उसे संभालना और अधिक कठिन हो गया। इन युद्धों में धन और जन की भी अपार हानि का सामना करना पड़ा। मुगल राजकोष जो था वो रिक्त हो गया। जनता में त्राही त्राही मच गई। मुगल सैनिकों का भी पतन हुआ। दक्षिण के युद्धों में लगे रहने से उत्तर भारत में जो राज्य थे वह राज्य भी विघटित होने प्रारंभ हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि औरंगजेब की जो युद्ध नीति थी, दीर्घकालीन युद्ध नीति में लगे रहने की जो वह वजह थी वह भी विनाशकारी सिद्ध हुई। अगला कारण बात करते हैं अब अमीरों के षड्यंत्र और दलबंदी। मुगल साम्राज्य के पतन में अमीरों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औरंगजेब के बाद समस्त मुगल बादशाह जो थे वो निर्बल और नाकारा सिद्ध हुए। इसलिए इनके शासनकाल में अमीरों को कुचक्र रचाने और अपनी शक्ति को बढ़ाने के अच्छे अवसर प्राप्त हुए। जिस अमीर वर्ग की सहायता से बाबर ने भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और बाबर के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इन सभी सम्राटों ने मुगल साम्राज्य को इन्हीं अमीरों के बलबूते पर शक्ति के उच्च शिखर पर पहुंचाया था। वही अमीर अब आपसी कलह और व्यक्तिगत स्वार्थों में लीन हो गए थे।
योग्य बादशाहों के अभाव में अमीरों की दलबंदी और षड्यंत्र जो थे वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए। अंतिम मुगल सम्राटों के शासनकाल में ये अमीर काफी शक्तिशाली बन गए। सम्राट जो थे वो इन अमीरों के हाथ की कठपुतली बनकर के रह गए। ऐसी स्थिति में मुगल साम्राज्य का पतन जो था वो अवश्य संभावित था। अगला कारण, उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव। वैसे तो मुसलमानों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, लेकिन बाबर ने जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, उस बाबर ने ज्येष्ठता के सिद्धांत का पालन करने का प्रयास किया था। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं को राजसत्ता सौंपी थी, उसको शासक बनाया, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन उसकी परंपरा को उसके उत्तराधिकारियों ने नहीं बनाए रखा। इसलिए राज परिवार के सभी शहजादे जो थे वो सिंहासन पाने के लिए ललायत रहा करते थे। जहांगीर के शासनकाल में शहजादों ने बड़ा विद्रोह खड़ा किया, विकृत रूप उसका सामने आया। शाहजहां के द्वारा अपने भाइयों और भतीजों का वध करवाया गया और मुगल राज सिंहासन प्राप्त किया गया। औरंगजेब ने भी अपने पिता का अनुसरण किया और उसके पुत्रों ने भी उसका अनुसरण किया। इससे मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। सम्राट की मृत्यु के बाद राज दरबार में सिंहासन को प्राप्त करने के लिए विध्वंसात्मक युद्ध होने लगे उत्तराधिकार के। इन युद्धों के कारण जन और धन की तो निरर्थक हानि होती ही थी, लेकिन साम्राज्य की प्रतिष्ठा को भी बड़ा धक्का लगा और यह साम्राज्य जो था वो विसंकृत हो गया आगे चलकर के। अगला कारण बात करते हैं मुगल सेना का नैतिक पतन। यह भी एक कारण था। बाबर ने सेना के बल पर ही भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। बाबर के साथ जो सेना आई थी, मुगल सेना, उसका नैतिक स्तर काफी ऊंचा था। उसमें बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता थी। वह सेना अपने स्वामी के लिए प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहा करती थी। लेकिन यही मुगल सेना बाद में भारत की जलवायु और भारत के वातावरण ने इसी सेना को काफी विलासी बना दिया था। परिणामतः इस सेना का नैतिक पतन प्रारंभ हो गया था। धीरे धीरे मुगल सैनिक जो थे वो अकर्मण्य और विलासी बनते चले गए। दूसरी ओर मुगल सेना के अंदर मनसबदारी प्रथा लागू हुई। थोड़े दिन पहले ही मनसबदारी प्रथा के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। और ये मनसबदारी प्रथा भी मुगल साम्राज्य के पतन में सहयोगी बनी। केंद्रीय शक्ति अर्थात सम्राटों के कमजोर हो जाने के कारण मनसबदार काफी सशक्त बनते चले गए और ये शासक जो थे वो मनसबदारों की सेना पर ही निर्भर हुआ करते थे। और जब सेना ही का नैतिक पतन हो चुका था तो मुगल सत्ता कैसे बनी रह सकती थी। परिणाम यही हुआ कि मुगल साम्राज्य का विध्वंस प्रारंभ हो गया। मुगल सेना जो है वो कमजोर साबित होने लगी। अगला कारण, आर्थिक अभाव।
मुगल राजवंश का जो बीच का काल था, मध्याह्न का काल जो था, वो भारतीय इतिहास का गौरवमय काल माना जाता है। आर्थिक दृष्टि से भी काफी गौरवपूर्ण काल था। लेकिन जो मुगल राजवंश का जो पाश्चात्य काल था, बाद का काल जो था, वो काफी विपन्न हो गया था, आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो गया था। मुगल सम्राट जहांगीर शाह के समय में तो धन के अभाव के कारण शाही कारखानों के सोने और चांदी के बर्तन बेच करके सैनिकों के वेतन को चुकाना पड़ा था। ये स्थिति हो गई थी आर्थिक स्थिति मुगलों की। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए आर्थिक विपन्नता एक प्रमुख कारण बनी। जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा किए बिना साम्राज्य की सुरक्षा संभव नहीं थी। धीरे धीरे परिस्थितियां काफी बिगड़ती चली गईं और अंततः साम्राज्य का पतन होना स्वाभाविक हो गया। अब बात करते हैं प्रांतपतियों के विद्रोह की। महत्वपूर्ण कारण था ये भी। मुगल साम्राज्य जब जर्जर होकर के पतन के कगार पर खड़ा था, तो इसका फायदा प्रांतपतियों अर्थात सूबेदारों ने भी उठाया। इन सूबेदारों अर्थात प्रांतपतियों ने भी अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना प्रारंभ कर दी। निजामुल मुल्क ने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया और वह मराठों के साथ मिलकर के मुगल साम्राज्य के विरुद्ध षड्यंत्रों में लग गया। इसी तरह से अलीवर्दी खान ने बंगाल में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। शुजात खान ने अवध के अंदर स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। रोहेल अफगानों ने रोहेलखंड के अंदर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करके विदेशी आक्रमणकारियों को मुगल साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध में मदद की। मुगलों की गिरती हुई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का लाभ उठा करके सिखों ने पंजाब में और मराठों ने महाराष्ट्र के अंदर अपनी शक्ति काफी सुदृढ़ कर ली। तो ये सारी चीजें जो थी वो उसके पतन के लिए आवश्यक हो गई थी। पतन असंभावी हो गया था इन प्रांतपतियों के विद्रोह से। आखिरी कील ठोकी नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ये भी एक प्रमुख कारण बने। आंतरिक दुर्बलता के कारण मुगल साम्राज्य काफी जर्जर और विश्रंखलित हो चुका था। ऐसी स्थिति में विदेशी आक्रमणकारियों ने भी लाभ उठाने की कोशिश की। अतः मुगल साम्राज्य की जो शेष बची हुई शक्ति थी, जो प्रतिष्ठा थी, जो धन था, उसे 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण ने नष्ट कर दिया और इस प्रकार से नष्ट कर दिया कि उसकी पूर्ति फिर कभी नहीं हो सकी। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराकर दिल्ली में कत्लेआम किया और लगभग 70 करोड़ के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और भारी धन संपदा लूट करके अपने देश को वापस चला गया। इसके बाद नादिर शाह का सेनापति आया जिसका कि नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने
7 बार भारत पर आक्रमण किया और इन आक्रमणों के माध्यम से उसने मुगल साम्राज्य को पूर्णतः छिन्न भिन्न कर दिया। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य को धनहीन बना दिया, उत्तर भारत के अंदर व्यापार और उद्योग को बर्बाद कर दिया, साम्राज्य की सैन्य शक्ति को भी नष्ट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में मुगलों का पतन जो था वो अवश्य संभावित था। अगला कारण था यूरोप वासियों का आगमन। यद्यपि यूरोपवासी भारत में काफी समय से व्यापार कर रहे थे और उन्होंने अपनी अनेक व्यापारिक कोठियां भी जगह जगह पर स्थापित कर ली थी, लेकिन जब मुगल साम्राज्य जर्जर हुआ तो मुगल साम्राज्य की जर्जित अवस्था से उनके मन के अंदर भी भाव उत्पन्न होने लगा। क्या भाव उत्पन्न होने लगा? भारत के अंदर साम्राज्य स्थापित करने का भाव। भारत में साम्राज्य स्थापित करने का बीज अंकुरित होने लगा उनके अंदर। इन विदेशी व्यापारियों ने पहले देशी राज्यों के झगड़ों में भाग लेना शुरू किया और उनकी सहायता करना प्रारंभ किया और बाद में स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे एक व्यापारिक संस्था से राजनीतिक संगठन में परिवर्तित होने लगी और अब अंग्रेज जो थे वो ऐसे अवसर की प्रतीक्षा करने लगे जब उन्हें भारत में अपने पैर जमाने के अच्छे अवसर प्राप्त हो जाए। और ये अवसर जो था वो 1757 ईस्वी में प्राप्त भी हो गया। 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध के रूप में महत्वपूर्ण अवसर अंग्रेजों के हाथ लगा, जब अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। तत्पश्चात 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में शाह आलम को पराजित करके बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त कर ली। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट को अपने संरक्षण में ले लिया। तो इन यूरोप वासियों का आगमन भी मुगलों के पतन का महत्वपूर्ण कारण रहा। निष्कर्षतः अनेक विद्वान औरंगजेब को मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी मानते हैं, लेकिन मात्र औरंगजेब ही नहीं बल्कि उक्त सभी कारण जो थे, उक्त सभी कारणों ने मुगल साम्राज्य के पतन में अपना योगदान दिया था। मुगलों की मनसबदारी प्रथा ने सैनिक दृष्टि से मुगलों का हिरास कर दिया था, मुगलों को कमजोर कर दिया था और अंत में अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति ने जर्जरित मुगल साम्राज्य के पतन में आखिरी कील ठोकी और सत्ता हस्तगत कर ली। इस प्रकार से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। धन्यवाद।